स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जानेंगे एफेड्रा के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, एफेड्रा एक ऐसा अनोखा जिम्नोस्पर्म है जो देखने में तो पूरा जेरोफिटिक और जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर वाला है, लेकिन इसके मेल कौन यानी मेल फ्लावर बिल्कुल एंजियोस्पर्म के जैसे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला बात जो इसके रिप्रोडक्शन में जानना है कि एफेड्रा क्या होता है। डायोसियस होता है, जिसका क्या मतलब होता है, यानी मेल और फीमेल कोन अलग अलग पौधे पे पाए जाते हैं। मेल प्लांट अलग, फीमेल अलग। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मेन कोन को समझेंगे, ये क्या होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम मेल कोन को देख सकते हैं। तो मेल कोन किस में होते हैं बच्चों? ग्रीन ब्रांचेस में होते हैं। जो इसका स्टेम होता है ग्रीन कलर का होता है। उनके ब्रांचेस पर 2 से 4 के समूह में, क्लस्टर में ये मेल कोन बनते हैं। यहाँ एक मेल कोन दिखाया गया है। तो बच्चों, इसको अगर हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है? प्रत्येक मेल कोन पर एक क्या होता है? एक सेंट्रल एक्सिस होता है। इस सेंट्रल एक्सिस पे क्या जुड़ा होता है? इस पे ब्रैक्ट्स जुड़े होते हैं। 2 से 12 पेयर के डेकुसेटली अरेंज ब्रैक्ट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरे ब्रैक्ट चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टेराइल, दूसरा फर्टाइल। नीचे के जो एक दो जोड़े ब्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं, मतलब इसमें से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जबकि ऊपर वाले फर्टाइल होते हैं, जिसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो बच्चों, इसका पोजीशन क्या है? तो प्रत्येक ब्रैक्ट के बीच में क्या होता है? एक एक्सिल से क्या निकलता है? एक छोटा सा फ्लावर निकलता है। तो यहाँ लिखा है कि फ्लावर का पोजीशन क्या है? एक्सिल, एकदम बीच से एक मेल फ्लावर डेवलप होगा। अब बच्चों देखते हैं मेल फ्लावर देखने में कैसा होता है। तो बच्चों, यहाँ इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो हरा वाला दिख रहा है ये क्या है? इसका ब्रैक्ट है। और बच्चों क्या होता है? इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस ब्रैक्टियोल्स होते हैं। ब्रैक्ट तो बाहर है, उसके अंदर भी एक लेयर होता है जिसे ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ये वही ब्रैक्टियोल्स को एंजियोस्पर्म के पेरियान से कंपेयर किया गया है। माना जाता है ये प्रिमिटिव पेरियान इसी ब्रैक्टियोल से बना होगा। तो बच्चों, प्रत्येक जो मेल फ्लावर होता है उसमें 2 लेयर्स होती है। एक तो ब्रैक्टियोल्स का हो गया और बाहर की तरफ ब्रैक्ट होता है। तो बच्चों, इन ब्रैक्टियोल्स के बीच में क्या निकलता है? एक स्टेमिनल कॉलम निकलता है। ये क्या होता है स्टेमिनल कॉलम? यहाँ देख सकते हैं। इसमें ब्रैक्टियोल्स के बीच से एक कॉलम जैसा निकलता है जिसे माइक्रोपोरेंजियोफोर या स्टेमिनल कॉलम कहते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है। तो बच्चों, इसमें होता क्या है? इसमें एंथर होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है? सिनेंजियम होता है। तो बच्चों, सिनेंजियम किसे कहते हैं? इसमें अगर इसको देखा जाए तो इसमें कोई पैर जैसा नहीं है। इसी के ऊपर ये खड़ा है, ये सेसाइल होता है। तो बच्चों, सिनेंजियम में क्या होता है? सारे एंथर फ्यूज्ड होते हैं। ये एक एक एंथर है जो क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरह फ्यूज्ड हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या होता है? इस कॉलम के एपेस में 2 से 8 सेसाइल स्टाकलेस माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। तो यहाँ कोई स्टाक नहीं होता। जैसे एंजियोस्पर्म में याद है कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? एक ऐसा स्टाक होता है जिसपे पॉलन ग्रेन जुड़े होते हैं। यहाँ कोई स्टैंड नहीं होता, यहाँ जुड़े हुए सिनेंजियम होते हैं। उसी के ऊपर एंथर सारे क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो इसमें लगे होते हैं, इससे स्पोर कैसे बनते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम बनने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो बच्चों, ये सिलसिला शुरू होता है एक हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरियल सेल से। तो बच्चों, जो माइक्रोस्पोरेंजियम की ये वाल आपको दिख रही है, इसी वाल से होती है। ये विभाजित होकर क्या बनाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है। ये प्राइमरी पैराइटल सेल बाद में जाके एंथर का वाल बनाता है और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाता है। तो बच्चों, अगर इसके वाल लेयर को देखा जाए तो एक बार इसके वाल लेयर को देख लेते हैं। तो बच्चों, जो इसका वाल लेयर होता है उसके सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के बाद मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर के बाद टैपिटम होता है जो कि न्यूट्रिशस होता है। तो बच्चों, इसमें 2 तरह के टैपिटम होते हैं।
इसको ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टैपिटम कहते हैं। ये क्या करता है, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन पदार्थ करता है, और जब तक ये बड़े नहीं हो जाते इसको खाना देते हैं, फिर खुद ब खुद ये डिग्रेड हो जाते हैं। तो बच्चों इनर मोस्ट लेयर जो है वो कैसा है, ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी है, जिसे हम लोग टैपिटम कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देके बड़ा करेगा। अब जरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ क्या है, एक इसको क्या कहते हैं, या तो पॉलन मदर सेल कहते हैं, या स्पोरोजिनस मदर सेल कहते हैं, या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना हो, मियोसिस डिवीजन शुरू होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, मियोसिस सेकेंड होगा। उसके बाद इसके बीच में सेल वॉल तुरंत नहीं होता, बल्कि मियोसिस 2 के पूरा होने के बाद साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस होता है। तो बच्चों इस वजह से इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राड अरेंजमेंट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो टेट्राहेड्रल या टेट्रा डायमेंशन में पाए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ दिखाया गया है, मियोसिस सेकेंड खत्म हो चुका है, वहां क्या दिखेंगे आपको, 4 हैप्लॉइड स्पोर जो टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो टेट्राड के टूटने पर ये फिर क्या हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो पॉलन होते हैं एफेड्रा में, वो विंग्ड पॉलन नहीं होते हैं, जैसे पाइनस में विंग्ड पॉलन होते हैं। तो जरा अब इसके पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों एफेड्रा के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके मेल गैमेटोफाइट, या जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाला बात है, जो एफेड्रा का गैमेटोफाइट जनरेशन होता है वो इसी पॉलन ग्रेन के रूप में ही होता है। और ये कितने सेल का होता है, 5 सेल स्टेज का होता है। तो बच्चों एग्जामिनेशन का ये फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में एफेड्रा से अगर क्वेश्चन आए तो यही क्वेश्चन आता है कि या तो वो कितने सेल का होता है, या किस स्टेज में रिलीज होता है, या इनके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों एफेड्रा में कोई थैली जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, एयर सैक्स नहीं होते हैं, ना ही ये उड़ सकता है। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह अलग होता है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल शेप। यहाँ स्पिंडल शेप दिखाया गया है, या इसको एलिप्सॉइड भी कहते हैं, या बोट लाइक, जैसे नाव होता है, दोनों तरफ चौड़ा और ऊपर की तरफ सकरा, ऐसे इसका शेप होता है। बच्चों इसका जो बाहरी भित्ति देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एक्साइन है। और इसका एक्साइन कैसा है, प्लिकेट एक्साइन है। प्लिकेट एक्साइन का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि इसमें क्या होते हैं, रिजेस और ग्रूव, कुछ हिस्सा उठा हुआ रहेगा और कुछ दबा हुआ रहेगा। और बच्चों एक पोल से दूसरे पोल, यहां से इस पर जाने पर आपको सीधे लॉन्गिट्यूडनल रिजेस और ग्रूव क्लियरली आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये खास डिजाइन क्यों होता है, तो बच्चों ये खास डिजाइन, जो पॉलन होता है उसको हाइड्रेशन के बदलाव के द्वारा, इसको कहते हैं एकोडेशन, एकोडियोशन की तरफ फैलने और सिकुड़ने के लिए क्षमता देता है। ये फैल और सिकुड़ सकता है, जिससे ये जर्मिनेशन मतलब फीमेल में जाना इसका आसान होता है, और इस जेरोफिटिक कंडीशन को ये स्ट्रांगली सह सकता है। तो बच्चों अब आते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन से सेल होते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखने की बात है, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जो पॉलन का ट्रांसफर होता है, बॉलन का, वो 3 या 4 स्टेल स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। वहीं एफेड्रा का जो पॉलन ग्रेन है वो किस स्टेज में होता है, ये 5 सेल स्टेज में अपने पेरेंट से अलग होता है। तो पॉलिनेशन इसका 5 सेल स्टेज में होता है। अब एक एक सेल देखते हैं कि कौन कौन से सेल होते हैं। तो बच्चों पहला जो सेल है उसका क्या नाम है, फर्स्ट प्रोथैलियल सेल, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये प्रोथैलियल सेल क्या होता है, ये प्रोथैलियल सेल तेजी से डिजेनरेट आगे हो जाएगा, तो ये ज्यादा आगे जाके काम का नहीं होता। फिर दूसरा क्या होता है, सेकेंड प्रोथैलियल सेल, ये भी अस्थायी रूप से रहता है लेकिन इससे ज्यादा समय तक बचा रहता है। तीसरा क्या है, स्टार्क सेल और न्यूक्लियस। तो बच्चों ये जो स्टार्क सेल और न्यूक्लियस होता है ये प्रोथैरियल सेल के पास ही स्थित रहता है। चौथा है बच्चों बॉडी सेल, या इसको स्पर्मेटोजिनस सेल कहते हैं।
ये मध्य में बड़ी कोशिका होती है बच्चों, इसको ध्यान देना है। जो बॉडी सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आगे विभाजित होकर टू मेल गैमीट्स बनाते हैं। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किन सेल से आगे जाके मेल गैमीट बनेंगे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बॉडी सेल या स्पर्मेटोजिना सेल। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एकदम बीच में हो। ये डायग्राम में आपको समझाने के लिए ऐसे दिखाया गया है, नहीं तो ये कहाँ होता है? एकदम सेंटर पे होता है। लास्ट है ट्यूब सेल, और इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑपोजिट पोल्स पे होते हैं, जो पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों ट्यूब सेल किसके लिए होगा? पोलन ट्यूब ग्रोथ के लिए होगा। तो बच्चों इसके डेवलपमेंट को देखा जाए तो माइक्रोस्पोर क्या है? एक सिंगल सेल रहता है। फर्स्ट डिवीजन से क्या होता है? प्रोथैलियल सेल्स बनते हैं, जो प्रोथैलियल सेल आगे जाके डिजेनरेट कर जाता है, जिसकी बात हम लोग किए हैं। और दूसरा क्या बनाता है? लार्ज एंथ्रेडियल सेल बनाता है। ये जो सेकेंड फिर क्या होता है? जो एंथीडियल इनिशियल बनता है, ये आगे जाके डिवाइड करके फिर से प्रोथेलियल सेल और एंथीडियल इनिशियल बनाएगा। इसके बाद थर्ड डिवीजन में क्या होता है? ट्यूब सेल बनते हैं और जेनरेटिव सेल बनते हैं, यहाँ दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसीलिए एक एक सेल को दिखाया गया, जिससे आप इसको याद रख सके कि किसके बाद कौन बनता है। और लास्ट डिवीजन में क्या होता है? जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बनाता है? स्टार्क सेल और बॉडी सेल बनाता है। तो सबसे लास्ट में स्टार्क सेल और बॉडी सेल बनते हैं। तो इस प्रकार इसमें कभी कभी पूछा जाता है कितने डिवीजन होते हैं? तो इसमें 4 डिवीजन होंगे और टोटल कितने सेल बनेंगे? 5। तो कभी कभी एग्जाम में 4/5 ऐसे भी लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है। मेल सिस्टम को तो हम समझ लिए, अब फीमेल कोन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एफेड्रा का, ये एकदम बेरी लाइक कोन के तरह दिखता है। तो बच्चों ये तो डायग्राम है, अगर इसका रियल डायग्राम देखे, रियल स्ट्रक्चर देखे, कुछ ऐसा गाढ़ा कलर का ये दिखता है, एकदम बेरी जैसा। तो बच्चों इसके जो अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी मेल की तरह इसके ग्रीन ब्रांचेस में पाया जाएगा, ग्रीन ब्रांचेस में होते हैं। और नोट्स पे पाए जाएंगे, नोट्स में क्या होते हैं? ग्रीन ब्रांचेस होते हैं। और स्मॉल होल्ड के बीच ये कॉर्न्स आपको दिख जाएंगे। तो बच्चों प्रत्येक जो कॉर्न होता है उसके आसपास क्या होते हैं? 3 से 4 पेयर में डेकुसेटली अरेंज ब्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रैक्ट्स है, जिसके बीच में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। तो बच्चों इसमें भी वही तरह होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके एक्सिल में एक दो सेसाइल ओव्यूल भी स्थित होते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं। तो नीचे वाला इसमें भी क्या होगा? सेसाइल होगा। और ऊपर की तरफ जो होंगे वो रिप्रोडक्टिव के लिए पूरी तरह फिट होंगे। तो बच्चों अब नीचे इसके द्वारा स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, तो इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे बाहर हम लोग को क्या दिखेगा? स्टेराइल ब्रैक्ट दिखेगा। इसी ब्रैक्ट में जो ऐसे यहाँ दिख रहा है, ये ब्रैक्ट हो रहा है। एक मोटा रसीला थिक सकुलेंट चमकीले लाल या नारंगी रंग का क्या दिखता है? एक ओव्यूल दिखता है। तो बिल्कुल ये किसके तरह है? रसीली बेरी जैसा होता है। तो बच्चों ये इसका इतना आकर्षक रंग क्यों होता है? क्योंकि ये आकर्षक रंग पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इन रसीले बीजों को खाकर आगे सीड डिस्पर्सल में मदद करेगा। तो बच्चों अगर इसके ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो इसमें भी बाहर क्या है? ब्रैक्टियोल जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं या पेरियांत घिरे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल आपको ओव्यूल दिख जाएगा, बाहर ब्रैक्ट है, फिर पेरियांत लाइक ब्रैक्टियोल है, और अंदर एक ओव्यूल है, जो नीचे एक फिलामेंट लाइक स्टार्क से जुड़ा रहता है। तो बच्चों ये जो जटिल स्ट्रक्चर है इसका, ये पूरा एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स को फॉलो करता है, जैसे वहां फीमेल होती है उसी तरह का ये है। तो बच्चों एफेड्रा का ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एफेड्रा का ओव्यूल कैसा है। तो बच्चों एफेड्रा का ओव्यूल कैसा है? ये ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है ऐसा ओव्यूल जो पूरा स्ट्रेट हो और क्या हो? अपराइट हो। कोई टेढ़ा बेढ़ा, कई कई ओव्यूल टेढ़े अरेंजमेंट होते हैं, ये कैसा होता है? स्ट्रेट और अपराइट अरेंजमेंट होता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एफेड्रा का ओव्यूल किस कैसा है, तो इसको याद रखना है, सीधा और कड़ा है, जो क्रिस ग्रुप में आता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं।
अगर इसके सुरक्षा की बात की जाए तो अभी अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें डबल एनवेलप होता है। डबल एनवेलप का क्या मतलब होता है कि एक आउटर लेयर होता है जिसमें क्या होते हैं, पेरियांथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ये कलर से दिखाया गया है। इसके दो लोब, टू लोब क्यूपुल कहते हैं या पेरियांथ कहते हैं। और इनर लेयर जैसे एंजियोस्पर्म में होता है, एक इंटीगुमेंट का लेयर होता है। तो बच्चों ये काफी एडवांस कैरेक्टर है कि इस तरह से ये घिरा रहता है। और इनर लेयर में भी क्या होता है, एक इंटीगुमेंट है और बाहर क्या है, पेरियांथ लाइक टू लोब क्यूप्यूल होते हैं जो इसको घेरे रहते हैं। और इसके बाहर तो बच्चों बहुत सारे ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। अब इसका एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या है, इसका इलोंगेटेड माइक्रोपाइलर ट्यूब। तो बच्चों आंतरिक अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऊपर की ओर बढ़कर एक लंबी सक्रिय नली बनाता है जिसे ट्यूबुलस भी कहते हैं। तो लॉन्ग नैरो ट्यूब या ट्यूबुलस कहते हैं। ये बाहर ब्रैक्ट से ढका रहता है। तो इसके पास बच्चों एक लंबा सकरा नली होता है जिसको क्या कहते हैं, इलोंगेटेड माइक्रोपाइलर ट्यूब, जिससे मेल इसमें एंट्री करता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको याद रखना है कि इसके पास एक इलोंगेटेड माइक्रोपाइलर ट्यूब है। तो बच्चों एक और खास चीज होता है एफेड्रा के ओव्यूल में, इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इस माइक्रोपाइलर ट्यूब के नीचे एक चिपचिपा तरल बूंद यानी स्टिकी फ्लूइड रहता है, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन गिरते ही उसको ट्रैप करता है और अंदर की तरफ फंसा लेता है। तो बच्चों अगर इसके अंदर की ओर देखा जाए तो इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, पूरा घिरा हुआ न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस क्या है, इसका सेंट्रल मास है। और ये केवल चलाजा को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ये पूरी तरह से फ्री रहता है। तो बच्चों अगर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात की जाती है तो ये बनता कैसे है, तो बच्चों सबसे पहले इसका ओरिजिन कैसा होता है। इसका ओरिजिन भी एक सिंपल हाइपोडर्मल सेल से होता है, जैसे मेल का हुआ था, जो आगे जाके डिफरेंशिएट किसमें हो जाता है, आर्किस्पोरियस सेल में, जो विभाजित होकर क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो बच्चों जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसा होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये डिप्लॉयड होता है। तो बच्चों डिप्लॉयड में फिर क्या डिवीजन होगा, हमेशा मियोसिस होगा, जिससे 4 लीनियर टेट्राड इसमें भी बनते हैं। तो बच्चों माइटोटिक डिवीजन के बाद लीनियर टेट्राड बनेगा, 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर बनेंगे। इन 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स में क्या होगा, केवल सबसे नीचे का जो चलाजल एंड का मेगास्पोर होगा वही फंक्शनल रहता है, और बाकी 3 क्या होंगे, ये 3 खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो जीवित बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर है, ये आगे जाके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और ये एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसको आगे हम लोग समझेंगे। तो ये कहानी किससे शुरू हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर से। इसमें 4 में 3 मर गए और एक आगे जाके पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का एक नाम दिया गया है, उसको बच्चों कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, वो कहाँ से बनता है, सिंगल हैप्लॉइड फंक्शनल चलाजल एंड माइक्रोस्पोर। अभी हम लोग देखे थे क्या हो रहा था, एक फंक्शनल मेगास्पोर हो रहा था, उसमें मियोसिस होके 4 बने और उसके बाद 3 खत्म हो जाते हैं, थे एक बचता था। तो एक से होगा तो एक क्या है, मोनो मतलब एक, तो मोनोस्पोरिक, जहां एक स्पोर से आगे का सारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, उसको हम लोग क्या नाम देते थे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो बच्चों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में यहाँ से क्या हुआ, सारा खत्म हो गया और एक बचा। अब जो ये एक बचा इसमें क्या होता है, तो बच्चों जो सिंगल मेगास्पोर बचा वो क्या करता है, कोई सेल वॉल नहीं बनाता और तेजी से माइटोसिस करता है। फर्स्ट माइटोसिस से क्या होगा, 2 बनेगा, और फिर सेकेंड और थर्ड माइटोसिस करेगा, उससे क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियर सिनोसाइड बना जाएगा। तो बच्चों इसके बाद ये क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। बहुत सारे डिवीजन करता है, कब तक, जब तक 256 से 500 फ्री न्यूक्लियर इसमें ना बन जाए।
तो जो एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल से घिर जाते हैं। यहाँ बीच में एक वैक्यूल बनता है और चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस 256 से 500 तक फ्री न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो बच्चों अब क्या होता है, अब जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल सेलुलराइजेशन। सेंट्रीपिटल सेलुलराइजेशन बच्चों क्या है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल सेलुलाइजेशन एक सेंट्रीपिटल पैटर्न है। इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण कहां से शुरू होता है बच्चों, आउटर से इनर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ सेल वॉल बनेगा और लास्ट में अंदर की तरफ बनेगा। तो ये इनवर्ड होता है सेंटर की तरफ। सबसे पहले जो बाहर न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या बनेंगे, सेल वॉल बनेंगी। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सारे अब सेल जैसे वॉल बन गए हैं और सिनोसिटिक नेचर खत्म हो गया है। तो अंत में पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरी तरह क्या बन जाता है, सेलुलर बन जाता है, जो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे कोशिकाएं बनने लगती है फीमेल गैमेटोफाइट में दो तरह के हाईली फेसिलाइज्ड फिजियोलॉजिकल जोन्स बन जाते हैं। तो ये दो जोन्स में विभाजित हो जाता है। पहले तो बहुत सारा न्यूक्लियस था, वाल बन के सेलुलर हुआ और उस सेलुलर में क्या हो गया, दो जोन बनने लगे। कैसे जोन बने, तो बच्चों ऊपर के जोन को क्या कहते हैं, अपर रिप्रोडक्टिव जोन। ये अपर रिप्रोडक्टिव जोन होता है, ये आगे जाके क्या करता है, ये माइक्रोपाइलर पोल की ओर स्थित होता है। इससे लंबी शिथिल रूप से व्यापक से यहाँ कैसे सेल्स होते हैं, लूसली अरेंज सेल्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत आसपास में आराम से सटे रहते हैं, बहुत एक दूसरे से चिपकते नहीं है। और यही आगे जाके क्या डेवलप करता है, आर्चिगोनिया डेवलप करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इन्हीं के बीच से आर्चिगोनिया डेवलप होता है। और दूसरा जो क्या है, लोअर न्यूट्रिटिव जोन, ये क्या होता है, ये चलाजल पोल की तरफ स्थित होता है। इसमें सेल्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठसाठस भरे होते हैं और साइज में कुछ छोटे भी होते हैं। ये स्टार्च और फैट का क्या करता है, स्टोरेज करता है, जो आगे जाके एम्ब्रियो को भोजन देने में, नरिश करने में मदद करता है। और बच्चों यहाँ जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है तो हॉस्टोरियम इसी से खाना को एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों यहाँ दो चीज याद रखना है। पहला इसका डेवलपमेंट क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, पहले फ्री न्यूक्लियर, फिर सेंट्रीपिटल सेलुलाइजेशन, फिर सेल डिफरेंशिएशन, एक रिप्रोडक्टिव जोन जिससे क्या बनेगा, आर्चिगोनिया बनेगा, और दूसरा न्यूट्रिशस जोन जो आगे जाके एम्ब्रियो को खाना देगा। तो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपेलर एंड पे क्या होता है, आर्चिगोनियम बनते हैं। मोस्टली इन आर्चिगोनियो का नंबर 1 to 3 होता है, मोस्ट कॉमनली 2 होता है, कुछ खास केसेस पे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली यही नंबर होता है। तो बच्चों प्रत्येक जो आर्चिगोनिया है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, आर्चिगोनियल इनिशियल से होता है। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में देखा जाए तो एफेड्रा में जो मेन चीज होता है उसका क्या होता है, इसका नेक। नेक काफी इंपॉर्टेंट होता है इसके डेवलपमेंट में और इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों जो एफेड्रा का नेक होता है वो काफी क्या होता है, मैसिव होता है, लार्ज होता है, इलोंगेटेड होता है, काफी विशाल और लंबा होता है। यहाँ क्या होता है, 32 या उससे अधिक सेल 8 टायर्स में व्यवस्थित रहते हैं, यानी 32 या उससे ज्यादा सेल आठ आठ से अधिक परतों में, जैसे एक लेयर का सेल्स हुआ, यहाँ दूसरे लेयर का सेल्स हुआ, इसी तरह 8 लेयर्स के ऐसे लेयर्स में इसके पूरे नेक में ऐसा बना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि एफेड्रा का जो आर्चिगोनियम है उसका जो नेक है उसमें 32 और मोर सेल्स होते हैं जो 8 टायर्स में होते हैं। किसी में भी इतना बड़ा नेक नहीं होता आर्चिगोनिया का, तो इसको याद रखना है। तो ये लार्जेस्ट आर्चिगोनियल नेक का एग्जाम्पल है। दूसरा विशेषता इसका क्या है बच्चों, अन्य सभी जिम्नोस्पर्म की तरह इसमें भी नेक कैनल सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं। तो इसमें भी आपको क्या होगा, नेक कैनल सेल नहीं मिलेगा, नो कैनल, नो नेक कैनल सेल्स आर फ्रॉम। अगला क्या है, वेंटर। वेंटर में क्या होता है, तो बच्चों वेंटर में एक बहुत बड़ा आपको लार्ज एक सेल मिल जाएगा, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, और एक छोटा सा वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस मिलेगा। इनके बीच में कोई सेल वॉल फॉर्म नहीं होता। तो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस पूरी तरह फ्री रहता है एक साइटोप्लाज्म के साथ।
बच्चों इसमें एक और खास स्ट्रक्चर होता है, इसका न्यूट्रिटिव जैकेट लेयर। तो बच्चों जहां वेंटर होता है उसके आसपास कई शेयर क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और एक 2 से 3 लेयर का आर्चिगोनियल जैकेट बनाती है, जो रिप्रोडक्शन से ठीक पहले इन कोशिकाओं की दीवार टूट जाती है और इनके न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अलग कलर से दिखाया गया है। तो ये बच्चों क्या है, न्यूट्रिटिव जैकेट लेयर। ये ब्रेक होके क्या करेंगे, एक न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म देते हैं एक सेल को आगे ग्रो करने के लिए। तो बच्चों यहाँ अगला बात करते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब एंट्री की। तो बच्चों अधिकांश जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब एंट्री होता है वो क्या होता है, एक खास तरह के स्ट्रक्चर से होता है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये स्पोरोफिटिक टिश्यू के थ्रू ही डेवलप करता है, जबकि एफेड्रा में पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट किसको करता है, डायरेक्टली थ्रू आर्चिगोनियल नेक से अंदर आता है। वहां डायरेक्ट सेल में घुसता है, यहाँ पूरे नेक से होते हुए आता है। तो ये एक इसका एडवांस है। तो यहाँ पे बच्चों माइक्रोपाइलर यानी फर्टाइल रीजन हो गया जहां आर्चिगोनिया बनती है, और एक न्यूट्रिटिव रीजन हो गया जहां एंडोस्पर्म बनता है। इस डायग्राम में इसी को दिखाया गया है कि अब इसके जो गैमेटोफाइट है उसमें एक पोलैरिटी और डिफरेंशिएशन आ गई, एक तरफ माइक्रोपाइलर हो गया, एक तरफ चलाजल एंड हो गया, दोनों में डिफरेंस है। एक तरफ आर्चिगोनिया हो गया, दूसरी तरफ इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू हो गया। तो ये सब बच्चों एडवांसमेंट है जो आगे जाके क्या करता है, एंजियोस्पर्म कैरेक्टर जो एंजियोस्पर्म डेवलप हुआ उसको शो कर रहा है कि ये कैसे बना होगा। तो बच्चों अब हम लोग एफेड्रा में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट समझ लिए। अब पॉलिनेशन को देखते हैं। तो एफेड्रा में बच्चों पॉलिनेशन किससे होता है, हवा के मदद से विंड पॉलिनेशन होता है, जिसे एनिमोफिली कहते हैं या एनिनोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों जैसे ये हवा में उड़ के आता है उसी समय एक दूसरा मैकेनिज्म भी साथ साथ चलता है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप मैकेनिज्म। इसमें एक एक करके आप स्टेप्स दे सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ड्रॉप का सिक्रीशन। तो बच्चों माइक्रोपाइलर ट्यूब की नोक से एक सुगरी सब्सटेंट क्या होता है, स्टिकी सुगरी सब्सटेंट रिलीज होने लगता है। यहाँ दिखाया गया है कि एक सुगरी सब्सटेंट क्या होता है, निकलने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो पॉलेन होते हैं ये हवा में उड़कर आने वाले पॉलेन को इस चिपचिपे बूंद में क्या करता है, फंसा लेता है, इसके ऊपर गिरते हैं और बाद में ये ड्रॉप होके पॉलिनेशन ड्रॉप में चिपक जाता है। स्टेप सी में क्या हो रहा है, ये बूंदें धीरे धीरे क्या होती है, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होती है। जब ये अवशोषित होती है तो ये क्या करती है, वापस सूखती है, जिससे जो इसके अंदर पॉलन है वो खींचकर कहाँ चल जाते हैं, इसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों इन स्टेप्स के मदद से क्या करता है, बाहर में गिरा हुआ पॉलन पॉलन ड्रॉप की मदद से एकदम ओव्यूल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है यानी पॉलिन जर्मिनेशन और आगे जाके सिफनोगैमी। तो बच्चों जैसे ये पॉलन ट्यूब बनता है ये न्यूसेलस को भेजते हुए आर्चिगोनियम की तरफ जाता है। यहाँ इसके फर्टिलाइजेशन को दिखा रहा है कि ये अंदर आता है फिर कहाँ जा रहा है, आर्चिगोनियम की तरफ जाने लगता है। तो बच्चों यहाँ एक टर्म यूज होता है सिफेनोगैमी। सिफेनोगैमी किसको कहते हैं, जब मेल गैमीट को ले जाने के लिए पॉलन ट्यूब का उपयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिफेनोगैमी। तो एफेड्रा के केस में क्या बन रहा है, एक लंबा सा पॉलन ट्यूब बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिफेनोगामी। यहाँ पानी का बच्चों कोई जरूरत नहीं है, ये एक एडवांस फीचर है। जिम्नो बायोफाइट और टेरिडोफाइटा में हमेशा वाटर, अब जिम्नोस्पर्म में देखा जा रहा है कि यहाँ पानी का जरूरत बिल्कुल नहीं है। सेकेंड क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे आके क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब से क्या डिस्चार्ज होता है, टू नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लियाई। यहाँ आप देख सकते हैं दो नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज होता है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, जो पहला मेल न्यूक्लियाई होगा वो क्या करता है, एक से फ्यूज करता है और क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करेगा। तो बच्चों इसका भी जो आप लोग हायर एंजियोस्पर्म में सुने होंगे, एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है,
एक स्पर्म सेल एक से फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा सेकेंड स्पर्म दो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। ये तो हो गई एंजियोस्पर्म की बात। इसका बात हम लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं, एफेड्रा के केस में क्यों कर रहे हैं, तो जरा इसको समझते हैं। तो एफेड्रा के केस में क्या होगा, पहला क्या करेगा, पहला पर्म एक से फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और सेकेंड पर्म क्या करता है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, और आगे जाके क्या हो जाता है, ये बच्चों डीजेनरेट करता है। तो ये तो ट्रू डबल फर्टिलाइज, दो बार फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन उससे एंडोस्पर्म नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जा रहा है, या इसको कभी कभी सूडो डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट भी बनता था और एंडोस्पर्म भी। एफेड्रा में क्या हुआ, दूसरा सिर्फ वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से होता है लेकिन वो आगे चलकर डिजेनरेट हो जाता है, इसलिए उसका आगे जाके एंडोस्पर्म या किसी में बनने में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए ये एंजियोस्पर्म जैसा डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो बच्चों इसके रिप्रोडक्टिव समरी को देखा जाए तो क्या हो रहा है, पॉलिनेशन ड्रॉप निकल रहा है जिसमें पॉलेन आके जर्मिनेट कर रहे हैं, पॉलेन ट्यूब बन रहा है, फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी होता है, एक गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है, एक से, और दूसरा सेकेंड फर्टिलाइजेशन लाइक इवेंट होता है लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है, और जो जाइगोट बनता है वो आगे जाके एम्ब्रियो और पूरा प्लांट बनाएगा, उसको आगे हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, तो आगे जाइगोट बनने के बाद से जो स्टेप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट से क्या बनेगा, एक प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। तो पहला क्या होता है, जाइगोट में क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब है, इसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो का डेवलप होगा। तो प्रो एम्ब्रियो का डेवलप कैसे होता है, तो बच्चों इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, इसमें एक एक कम के समझेंगे। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन होता है, ये या तो वर्टिकल होता है या ऑब्लिक होता है, जिससे चलकर आगे सेकेंड डिवीजन होगा, जिससे थर्ड डिवीजन होगा, और अंत में 8 न्यूक्लिएट एक सिनोसिटिक कंडीशन बनता है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें खाली न्यूक्लियस बने, इसमें वाल नहीं बना। तो बच्चों जब एक प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, इससे एक नीचे की तरफ क्या निकलने लगता है, लंबा सा सस्पेंसर निकलने लगता है। डिवीजन के बाद क्या होता है, लंबा सा सस्पेंसर निकलने लगता है जो आगे जाके परसिस्टेंट सस्पेंसर बनता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ, सिनोसिटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद इसमें वाल बनने लगती है और पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग परसिस्टेंट सस्पेंसर कहते हैं, ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो को पुश करता है, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में धसाता है। क्यों धसाता है बच्चों, ये धक्का देकर उसको न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म के गहराई में लाता है ताकि एम्ब्रियो को पूरा भोजन मिल सकते। तो ये तो यहाँ था, तो ये धीरे धीरे पुश करके इसको नीचे कर रहा है ताकि क्या हो, इसको अच्छे से भरपूर न्यूट्रिशन मिले। तो बच्चों एफेड्रा में एक और क्वेश्चन आता है, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी भी देखा जाता है। तो बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है कि एक ही ओफ्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना, जिसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। तो बच्चों एक आर्चिगोनियम के अंदर अगर सभी प्रो एम्ब्रियो कोशिकाएं एक अलग अलग भ्रूण बनाने की क्षमता रखते हैं, यहाँ हम देख रहे थे 4 से 8 सेल्स बन रहे थे, 8 न्यूक्लिएट सिनोसिटिक था। मान लीजिए उन 8 से क्या हो जाए, एक सभी एक एक क्या बनाने लगे, एक एम्ब्रियो बनाने लगे, तो उस केस में क्या होगा, कई एम्ब्रियो हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस टाइप के एम्ब्रियोनी को क्या नाम दिया जाता है, सिंप्रिल ऑल्बर्नी फ्रॉम मल्टीपल आर्चिगोनिया। तो बच्चों क्योंकि यहाँ एक से अधिक आर्चिगोनिया निषेचित होकर मल्टीपल जाइगोट्स बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर इसमें क्या हो जाता, एक होता है, हम लोग डिटेल्स में देखे थे, क्लीवेज प्रॉनी एम्ब्रियोनी भी होता है, लेकिन ये इसमें नहीं होता। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये जितने भी मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं वो आगे जाके क्या होते हैं, सरवाइव नहीं करता। तो फाइनली क्या होता है, एक ही सरवाइव करता है। तो बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी में क्या याद रखना है,
या तो इनमें से जो न्यूक्लियस हो सारे एम्ब्रियो बना ले, या अलग अलग आर्चिगोनिया में फर्टिलाइज्ड होके वो सारे बनाने लगे। लेकिन फाइनली क्या होता है, एक ही सीड होता है, बाकी सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ सिंपल प्रोलिएम्ब्रियोनी होता है, क्लीवेज प्रोलिएम्ब्रियोनी नहीं होता है। तो अब बच्चों एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है, सीट का स्ट्रक्चर बनता है। तो जरा सीट को देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों सीट के सबसे अंदर क्या होता है, इसका जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो प्रॉपर। तो सीट के केंद्र में मुख्य एम्ब्रियो स्थित होता है, जिससे आगे जाके रेडिकल, प्लीम्यूल और दो कॉटिलेडन बनते हैं। इसके बाहर बच्चों क्या होता है, एंडोस्पर्म सराउंड करता है। तो एम्ब्रियो के चारों तरफ से विशालकाय सेलुलर पर्सिस्टेंट फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ लिखा हुआ है एंडोस्पर्म को और क्या नाम दिया गया है, पर्सिस्टेंट फीमेल गैमेटोफाइट। और याद रखना है यहाँ का एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एफेड्रा में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड होता है। तो कभी कभी बच्चे डिप्लॉइड कर देते हैं, तो याद रखना है ये हैप्लॉइड होता है और ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। तो बच्चों इसके जो अगर सीट कोट की बात की जाए, यहाँ से अगर इसके सीट के अलग अलग कोट की बात किया जाए, तो इसमें कई लेयर देखे जाते हैं। तो सबसे जो अंदर का लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इंटेगुमेंट कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इनर वुड लेयर या इंटेगुमेंट, जो सबसे अंदर की तरफ इसको सुरक्षा देता है। उसके ऊपर क्या होता है, आउटर फ्लेशी स्केल्स होता है। बाहर वही जो पेरियांथ या ब्रैक्ट्स होते हैं वही अभी भी बचे हुए रहते हैं। तो बच्चों सीट कोट में क्या है, एक हार्ड टेस्टा जो आउटर इंटेगुमेंट से बनता है और अंदर की तरफ ब्रैक्ट्स होते हैं, वो इसको सुरक्षा देके रखते हैं। तो बच्चों अगर एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात किया गया है मिमिक्री की, कई प्रजातियां होती है जो बीज को घेरने वाले ब्रैड परिपक्व होकर मैच्योर होकर चमकीले लाल या नारंगी रंग यानी सकुलेंट और बाइट रेंज ऑरेंज हो जाते हैं। तो ये किसका नकल करते हैं, तो बच्चों ये जिम्नोस्पर्म बीज बिल्कुल एक असली ट्रू एंजियोस्पर्म फूड जैसा दिखता है, जो पक्षियों को आकर्षित करता है कि तुम आओ और हमारा डिस्पर्सल में मदद करो। तो कितना ज्यादा एवोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि ये एफेड्रा ऐसा काम किया कि ये जिम्नोस्पर्म होके एंजियोस्पर्म जैसा हरकत करने लगा। तो बच्चों यहाँ एक कंपैरिजन दिखाया गया है छोटा सा में पाइनस के कोनिफर कॉर्न और एफेड्रा के फ्लेसी स्केल के बारे में। तो बच्चों इसमें क्या खास है, इसमें सिंपल प्रोनिएम्ब्रियोनी होता है, क्लीवेज प्रोलिएम्ब्रियोनी नहीं होता है। यहाँ एक क्या रहता है, यहाँ एक फ्लेसी स्ट्रक्चर बनता है जो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका एम्ब्रियो और सीट सारे अब एंजियोस्पर्म को बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं और एवोल्यूशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बच्चों एफेड्रा में कुछ जेरोफिटिक एडेप्टेशंस होते हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाते हैं। तो अगर बाहरी एडेप्टेशन देखें तो इसमें क्या था, इसके लीड्यूब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ये स्केल लाइक बन गए थे। इसका स्टेम पूरा फोटोसिंथेटिक था और ये हर ग्रीन कलर का था, सिलिंड्रिकल था। कहीं कहीं इसको फिलोक्लेड या क्लैडोड बिहेवियर भी कहा जाता है। इसका रूट काफी अंदर तक गया था, जो बच्चे पहला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि ये पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। अगर इनके एनाटॉमिकल एडेप्टेशन देखा जाए तो इसमें बहुत मोटा क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, स्टोमेटा अंदर की ओर धसे संकीर्ण होते हैं। इसमें काफी ज्यादा स्केलेनकाइमेटस टिश्यू तने को मजबूती देता है और इसको मुरझाने से बचाने के लिए इसको संभाल के रखता है। बच्चों इसका लीफ स्केल जैसा होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है लीफ एरिया को। और वाटर स्टोरेज के लिए तने में इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहा जाए तो ये एफिशिएंट वाटर यूज करता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है और ये जेरोफिट एडेप्टेशन के लिए हाई ड्रॉट टॉलरेंस इसके सारे मैकेनिज्म होते हैं। अगर इनको अपने भी इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो बच्चों दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इससे दो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं, एक का नाम है एफेड्रिन और दूसरा है सीडो एफेड्रिन। तो बच्चों ये एमसीक्यू का मेन टॉपिक है एफेड्रा से।
तो हिपेड्रा का जो हरा तना होता है उससे क्या निकलता है, एल्केलॉइड्स। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है एफेड्रिन या सीडो एफेड्रिन क्या है, तो ये एल्केलॉइड है। या डायरेक्ट पूछा जाता है कि एफेड्रिन या सीडो एफेड्रिन किस प्लांट से प्राप्त होता है, तो नाम से ही पता है कि एफेड्रा से प्राप्त होता है। इसका बच्चों फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो बच्चों ये ब्रोंकोडाइलेटर्स के रूप में काम आता है। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे जो रेस्पिरेटरी नलिका है, ट्यूब है, उसको चौड़ा करने वाले होते हैं, उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। तो इसमें जिसको रेस्पिरेशन का बीमारी है, सिकुड़ जाता है, उसको ये चौड़ा करता है। और दूसरा इसका क्या काम है, डीकॉग्निजेंट का, यानी नाक की जकड़न खोलने वाला। कभी कभी नाक बंद हो जाता है तो इसी से दवाई बनाया जाता है जो नाक खोलने का काम करता है। तो बच्चों एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी में इसका बहुत यूज किया जाता है। तो बच्चों इसके साथ साथ ही एक और चीज है जो आपको जानना है कि मेडिसिन में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। हार्ट पर इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मिसयूज होते हैं। इसी के कारण कई देशों में एफेड्रिन वाली दवाइयों को काफी रेगुलेशन से दिया जाता है। बच्चों इसके साथ साथ ही इसका काफी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है। जो चाइनीज मेडिसिन है, पारंपरिक चीनी मेडिसिन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको चीन में क्या कहा जाता है, मा हुआंग। हमने फर्स्ट वीडियो में भी मा हुआंग का जिक्र किया था। इसका उपयोग श्वास संबंधी बीमारियों यानी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स और नेशनल कॉन्जेशन और फीवर में भी इस एफेड्रा का यूज किया जाता है काफी पुराने समय से। बच्चों ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये गहरी, क्योंकि इसके जड़ें लंबी जाती है और ये सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो ये मिट्टी को बांधे रहने का काम करता है। साथ ही साथ बच्चों ये पाइनियर स्पीसीज है एरिड हैबिटेट में। एरिड हैबिटेट में ग्रो करने वाला पाइनियर स्पीसीज का भी एग्जाम्पल है। ये सॉइल इरोजन रोकता है और दूसरे जीवों को ग्रो करने के लिए जेरोफिटिक एनवायरनमेंट में यानी मरुस्थल में ये सॉइल प्रदान करता है। बच्चों एवोल्यूशन के दृष्टि से या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से ये पता चलता है कि एफेड्रा में क्या होता है, ये बहुत ही खास है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कनेक्शन माना जाता है। इसमें फेसियल एलिमेंट भी होते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर भी इसके काफी क्लोज पाए जाते हैं। तो बच्चों मॉडर्न जो मॉलिक्यूलर स्टडीज है वो खासकर अभी तक ये कहता है कि एफेड्रा क्या है, एक स्पेशलाइज्ड जिम्नोस्पर्म है। ये कोई डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है फॉलिंग प्लांट का। पहले तो हिस्टोरिकली माना जाता था, लेकिन अब मॉलिक्यूलर स्टडीज इसको नहीं मानता। ये बस ये मानता है कि जिम्नोस्पर्म में ये एफेड्रा बहुत ज्यादा डेवलप करके अपना एक अलग ही जगह बना लिया जो बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट जैसा है। तो करंट एविडेंस क्या कर रहा है कि जो नेटल्स है ये कोनिफर का एक लीनिएज है, जिम्नोस्पर्म का ही है। तो आधुनिक जो नेटल्स को जिम्नोस्पर्म के अंदर ही माना गया है, ये नेटल्स है, ये कोई एंजियोस्पर्म के बहुत रिलेटिव या क्लोज नहीं माना गया है। तो बच्चों इससे एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है, इसको भी देख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों एफेड्रा में ओवरी अभी भी एब्सेंट है, इसमें अभी भी नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में हमेशा ओवरी होगा। तो बच्चों अगला क्या है, फ्रूट। इसमें फ्रूट जैसा दिखता तो है लेकिन असली फ्रूट नहीं होता, ये बस दिखाने के है, खाने के फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्लावर, इसमें फ्लावर जैसे बनते तो है, जैसे मेल और फीमेल देखे, लेकिन ट्रू फ्लावर नहीं होते, वो फ्लावर वाले गुण नहीं पाए जाते। तो बच्चों अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल तो होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। यहाँ एंडोस्पर्म जरूर बनता है। बच्चों अगला पॉइंट क्या है, एंडोस्पर्म का। इसका एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। तो बच्चों ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या नन ऑफ दिस। तो याद रखना है एपेड्रा में कैसा है, हैप्लॉइड है। अगला है बच्चों फ्लोएम में कंपेनियन सेल, इसमें अभी भी एब्सेंट है, जबकि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। तो बच्चों इस डेटा से, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एफेड्रा में इवोल्यूशन तो हुआ जो हमें लगता है एंजियोस्पर्म जैसा है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टडीज, मॉडर्न मॉलिक्यूलर स्टडी ये कहता है कि ये अपना एक खास डेवलपमेंट किया। ये नेटल्स ऑर्डर जो है तो काफी ज्यादा जिम्नोस्पर्म लीनिएज से ही आया और वहीं डेवलप किया। अभी भी इसमें एंजियोस्पर्म से
काफी ज्यादा फर्क है जिसको हम लोग डिटेल में समझे। तो बच्चों इसी के साथ एफेड्रा सीरीज का वीडियो खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताएं। और भी कुछ वीडियो आप किसी भी टॉपिक से देखना चाहे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।